वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ कवर किए गए जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं उससे पीटी रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट के पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों का इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा ताकि और भी इनएक्टिव चीज़ों को प्राप्त किया जा सके। जैसे आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की पॉइंट वहीं से प्राप्त होगा। बहुत से विभिन्न टेस्ट चलाए जा रहे हैं, वो टेस्ट पर भी आप लोग उस युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज के दैनिक जागरण जो 19 जनवरी का करंट अफेयर्स सीरीज से लेकर प्रश्न उभारा गया है उसे हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? वर्ष 1968, 1996, 2002, 2009 को कब किया गया? आप लोग सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, डोपिंग रोधी सूची में शामिल दवाइयाँ या हार्मोन कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जो भी सूची दी गई है उसमें से कौन सा डोपिंग रोधी सूची में आता है तथा दवाइयाँ हार्मोन के तौर पर वर्गीकृत है? डाईयूरेटिक्स, बेटा ब्लॉक्स या इंडोफेड? इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। केवल एक है, केवल एक और दो है, एक और दो दोनों है, केवल दो और तीन है। तो इसमें से कौन सा डोपिंग जो खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, डोपिंग विरोधी सूची है बनाया गया है, उसमें कौन सा दवाई या हार्मोन की चर्चा है? तो इसमें दिए गए जो भी हार्मोन्स और दवाई है उसके संदर्भ में कौन सही है उसकी सूची बतानी है। तो दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आज कुछ असुविधा होगी। कंस्ट्रक्शन का काम आज चारों तरफ चल रहा है तो थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद व्यक्त कर रहा हूँ। जल्दी हम लोग कुछ चीज़ें सही करेंगे। ये बहुत अनयूजुअली इस प्रकार की चीज़ें होती है जिससे यह सब प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ाई करनी है तो क्या दिक्कत है। तो चलिए इसी में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आपको कल एक बहुत ही सनसनी से खुलासा किया गया है। जो भारतीय पहलवान, महिला पहलवान, उनके द्वारा संगीन आरोप रखा गया है दिल्ली के जंतर मंतर के क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग समझिएगा। यहाँ आरोप प्रत्यारोप जो भी कराए जा रहे हैं, प्रतिरोप जो भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, उसमें जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, उसके फैसले नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोग किसी नतीजे पर नहीं आ सकते। पर इसके व्यवहारिक पक्षों को हम लोग जरूर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि इससे दो राय नहीं है कि जो भी खिलाड़ी होते हैं, महिला खिलाड़ी होते हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है, उनके द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है। और बहुत से ऐसे संचालक है, प्रबंधक है या एजेंसी के लोग होते हैं, वो इस मामले में संतृप्त पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, पर सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है ताकि जो एक स्वच्छ और बेहतर बेहतर वातावरण को क्रिएट किया जा सके। अगर इस प्रकार की संतृप्तता देखी जा रही है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, बृजभूषण सिंह जो हैं भाजपा के सांसद हैं, तो देखिए यहाँ पर बात है कि सबसे दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। इस प्रकार के मामले में आपके न्यूट्रल व्यू होने चाहिए। दूसरा, एक तरफीय नज़रिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, निर्णय जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाए, अंतिम फैसला, तब तक आप अंतिम अंतिम बिंदु तक या अंतिम रिजल्ट तक नहीं पहुंची। इसके पीछे के लॉजिक ये है कि किसी भी प्रकार का अगर एक तरफा राय आप में क्रिएट होता है तो कहीं 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 इस मामले में आप है ना वस्तुनिष्ठ आकलन नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि जब तक फैसले नहीं आ जाते इसके संदर्भ में, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। पर जो मामले हैं उसके संदर्भ में आप समझिएगा, चीज़ें इसी तरह आपको दी गई है जो आपको समझने की ज़रूरत है। जो फोगाट जी हैं उन्होंने क्या किया था, जब ये
जा रही थी कॉमनवेल्थ गेम खेलने, उस समय विनेश जो फोगाट है, विजेता विनेश ने भी यह आरोप लगाया था। और इसके संदर्भ में देखिए प्रधानमंत्री को इनके खिलाफ जो देखिए कुछ कोच के ऐसे संपर्क है, फलवाने को यौन संपर्क के संदर्भ में किस बातें बताई थी। तो बातें तो चल रही थी बहुत दिनों से, पर इसके संदर्भ में मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि मामले की सुनवाई तीव्र गति से क्यों नहीं हुई। अगर सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो बात है कि यहाँ पर सत्ता विशेष की बात और सत्ता अभ्यास की बात नहीं होगी। बात होगी सबसे पहले महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो सरकार के स्टेप है उसके संदर्भ में बातें की जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें और हमारी संस्थाओं को इस प्रकार की जवाबदेहिता तय करनी होगी। अगर किसी भी मामले में ऐसे मामले आ रहे हैं, किसी भी संबद्ध खेल हो या कहीं भी महिला उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, तो संस्थाएं तीव्रता से काम करें और जो भी आरोप प्रत्यारोप है उसको गहनता से जांच करें, न्यूट्रल होकर जांच करें। हालांकि जिन पर आरोप लगाएगा उनका कहना है, उनके भी राय को हम लोग देखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सच्चा नहीं है, यौन उत्पीड़न के सभी मामले साबित होने पर फांसी पर चढ़ाने को तैयार है, चढ़ने को तैयार। इनके द्वारा बोला गया मेरे विरुद्ध इस साजिश के पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। तो किन उद्योगपतियों का हाथ है ये पता करने की जरूरत है। दूसरा, जान से मारने की धमकी जब दी गई महिलाओं को, महिला पहलवानों को, तो जो पुलिस था जहाँ पर ये कही गई, तो पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेंट की, पुलिस मुझसे क्यों नहीं संपर्क किया गया, इनके द्वारा ये बात बोली जा रही है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये सही लगेगा एक नज़रिए से, पर अंदर की बात क्या है, जब तक जांच नहीं होगी, जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, जान से मारने की धमकी, उसके बाद सीबीआई किसी भी या किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लेने की बात कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच हो या कोई भी जांच संबद्ध जांच एजेंसी हो, आप इस मामले में जांच करवा सकते हैं, ऐसी बात इनके द्वारा की गई है। तो इसे हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए आपको त्रिपुरा में पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पीटी में पूछा जा सकता है किसी प्रारंभिक परीक्षा में। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 को होंगे चुनाव, 27 फरवरी को इसके लिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। तो दो तीन प्रश्न यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिएगा। पहला कि वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है, जो वर्तमान स्वरूप है संगठन का वो कब से लागू है, ये प्रश्न का उत्तर। दूसरा, वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, और चुनाव आयुक्त अर्थात जिसे बोला जाता है चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं, तो ये बताइएगा मुझे। थोड़ा सा दो प्रश्नों का उत्तर बताइएगा। किस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग को शक्ति प्राप्त होती है, आप ये भी बताइएगा। राजनीतिक दल का दर्जा कैसे दिया जाता है, वो भी आप लोगों को बताना है इस प्रश्न के उत्तर के तौर पर। क्योंकि सभी के प्रश्नों का जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी एनालिसिस पहले कराई जा चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए, बस पीटी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर उत्तर पूर्व के इन तीनों राज्यों की विधानसभा में 60 सीटें हैं और करीब 62.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को, मेघालय में 15 मार्च को और नागालैंड में 12 मार्च को खत्म होने वाला है। तो कार्यकाल भी याद रखिएगा, कहीं प्रश्न पीटी के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भारत इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है सिमी, केंद्र सरकार के द्वारा एक हलफनामा जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो देखिए मामले में सरकार का अपना पक्ष है, न्यायालय सभी व्यवहारिक पक्षों को भी देखेगी और जो संबद्ध जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। पर फिलहाल ये बात है कि केंद्र की ओर से स्टेट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे सिमी हम लोग बोलते हैं, सिमी के प्रतिबंध को सही ठहराते हुए बुधवार को क्या गया सुप्रीम कोर्ट में एक इस्लामिक भारत शासन स्थापित करने के लिए सिमी को उद्देश्य से सफल नहीं होने दिया जा सकता, इसके संबंध में हलफनामा जारी किया और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा इसको बताया गया। ये कभी काफ़ी अहम भी माना जाता है। इस संदर्भ में इस चीज़ों को समझने की जरूरत है ताकि आप और हम ये समझ सके कि हाँ ये मामले कहाँ तक सही है, उचित है और न्यायालय का क्या फैसला आता है, उसके लिए वेट एंड वॉच करें। इससे संबंधित मैंने पहले भी आपको न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ, जिस दिन इसको सिमी को ना जांच एजेंसी के तौर पर लाया गया था। तो पहले के पूर्ववर्ती वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि चीज़ें समझ में आए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे, तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
देखिए, अतिरिक्त ईवीएम के लिए कैबिनेट ने 1300 करोड़ की स्वीकृति दी है, तो इस राशि को याद रखिएगा। कानून मंत्रालय ने दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, इसके वर्तमान निदेशक कौन हैं, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि यह किन-किन संस्थाओं के लिए भी काम करती है। अर्थात जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो किन-किन क्षेत्रों के लिए काम करती है। क्षेत्र इसके निर्धारित बताइएगा, ताकि सिटी फैक्ट चीज़ों को कवर किया जा सके। उसके नेक्स्ट बात करेंगे नीचे। देखिए, जैन स्थल समेत इस शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा, पर्यटन केंद्र नहीं बनेगा। जो विवाद हुआ था झारखंड के पारसनाथ पर्वत को लेकर, उस वहाँ पर जो जैन समुदाय का जो धर्म स्थली तीर्थ स्थली है, उसे पर्यटक तौर पर जो सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था पर्यटन स्थल पर, वो विवाद अब धीरे धीरे समाप्त होता नजर आ रहा है। यहाँ पर सरकार और जो झारखंड सरकार दोनों ने ये माना कि इसे अब सिर्फ जो तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के जो आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा, उनके द्वारा भी ये बातें की गई है। बस याद रखना है और इस चीज़ों को कवर कर लेना। एक याद रखना है, आनंद काराज विवाह। आनंद काराज विवाह क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि जब मैं हिंदू विवाह पढ़ा रहा था तो मुझे याद है कि मैंने इस अधिनियम की भी चर्चा किया था, ताकि आप लोग समझ सके कि मैंने उस दिन सभी धर्मों में जो विवाह की पद्धति उसके बारे में चर्चा किया था। तो इस अधिनियम की मैंने चर्चा किया था, तो मुझे याद है इस सब संदर्भों में। तो आप कमेंट सेक्शन में से बताइएगा कि आनंद काराज विवाह अधिनियम जो है वो क्या है, वो कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ये सब प्रश्न अभी नीचे आएगा, आपको पीटी फैक्ट मीन्स जो डोपिंग का मामला है खेल वाले हिस्से में आएंगे, तब तक हम लोग बस ऑब्जेक्टिव चीज़ों को देखेंगे। वेट एंड वॉच कीजिएगा। आज आपको एक्टोरियल भी बहुत बेहतर आया है, उससे भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। जैसे पहले मैं बोलता था, कभी याद होगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये बताया था कि जो विदेशी संस्थाएं हैं जो कैसे आपको किसी चीज़ का आकलन कैसे करती है, इसके संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के संदर्भ में देखिए कि नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार परिषद के हाल ही में एक केस स्टडी जारी करता है। तो ये क्या केस स्टडी, इसे जानिएगा। विचार विमर्श 3 जो सूचकांक जारी किया जाता है, विभिन्न सूचकांक आप लोग पढ़ते होंगे ना, उसके सूचकांक के जो संकेतक है उसके आकलन के संदर्भ में आपको केस स्टडी जारी किया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन ये बताइएगा, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान में कौन नियुक्त है, कौन आईएएस नियुक्त है, इनका बात बताइएगा आप लोग आंसर में, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में देखिए 3 संकेतकों की बात की जा रही है। फ्रीडम हाउस ऑफ के फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, EIOU के डेमोक्रेसी इंडेक्स, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, BDM की बात की गई है कि रिपोर्ट की आधारित किया गया था। BDM एक संस्था है जहाँ पर रिपोर्ट जारी करता है, उसके संदर्भ में बातें की गई है। इस प्रकार का पहला आधिकारिक अध्ययन भारत में किया गया है, जो किसी जो भी संकेत जगह जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है, उसकी कार्य पद्धति पर है ना आकलन किया गया। पहली बार ऐसा भारत में हुआ, आधिकारिक तौर पर हुआ है। ऐसे हालांकि निजी तौर पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सरकार इस जैसा, मान लीजिए कोई ऐसा रैंकिंग आया जिस पर सरकार नहीं सहमत है तो उसको खारिज कर देती है, पर कभी भी है ना आधिकारिक अध्ययन नहीं किया गया। पहली बार है कि आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसने आधिकारिक तौर पर जो संस्थाओं का रैंकिंग पद्धति है उसके कार्यक्रम पर अध्ययन किया। तो उसी में कुछ बातें स्पष्ट हुई। बहुत सी चीज़ें मैं आपको पहले भी बताया था, याद होगा कि भारत में बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो रैंकिंग जारी करती है, या तो विश्व में बहुत से ऐसी संस्थाएं जो रैंकिंग जारी करती है। वो क्या लगती है, कुछ संबद्ध व्यक्तियों को चुनती है, उसमें से उसके व्यू को समझती है और उसके बाद एक औसत के तौर पर ये प्रस्तुत करती है, हाँ ऐसा आकलन किया जा सकता है। जहाँ पर यह आकलन होता है एक तरफा होता है, एक पक्षीय होता है ना, कि मान लीजिए हमारी 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, क्या 140 करोड़ तक के लोगों तक पहुंच स्थापित कर पाती है सारी संस्थाएं? ऐसा सक्षम है भी नहीं। मान लीजिए 1000 2000 लोगों के से हम व्यू समझकर पूरे देश का दृष्टिगत करेंगे,
देश के आचरण, लोकतांत्रिक स्वरूप या अन्य संबंध जो सामाजिक न्याय है, उस सब के बारे में हम रैंकिंग स्थापित करेंगे, तो क्या यह पूरा भारत का तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है? नहीं। हो सकता है इन 1000 लोगों में 99% ऐसे होंगे जो एक विचारधारा के भी हो सकते हैं ना। तो उस विचारधारा को ये प्रमोट करेंगे। हो सकता है 99% एक ऐसे विचारधारा को लेकर चलते होंगे जो जो संकेतक के विपरीत हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस विचारधारा से प्रमोट क्या रैंकिंग जारी होगी? तो इसलिए जब भी देखते हैं पोल जो आता है, याद रखिए जो पोल किया जाता है, पोल कराया जाता है, वहाँ पर जनमत जनमत राय जाना जाता है। जनमत राय में क्या होता है, जो व्यक्ति कुछ बोलता है ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही बोल रहा है। और वैसे भी भारत के कुछ लोग हैं, विशेषज्ञ अपने आप को कहते हैं, विशेषज्ञ जो मानते हैं, उनकी एक तरफी सोच देखने को मिलती है ना। वो खास किसी विचारधारा से प्रभावित होंगे, किसी खास विचारधारा से। वो विचारधारा कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक हो सकता है, वामपंथी हो सकता है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट सभी हो सकता है। किसी भी प्रकार का विचारधारा से वो प्रभावित हो सकते हैं। पर अधिक विशेषज्ञों में, कितने विशेषज्ञों में एक न्यूट्रल व्यू है, आप लोग स्वयं सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर समस्या यहीं पर उत्पन्न हो जाती है कि रैंकिंग जब जारी किया जाता है, इन सब समस्याओं का है ना सामना किया जाता है। पर भारत, ये आरोप लगाया गया इस संस्था के द्वारा, क्या लगाया गया है देखिएगा यहाँ पर। यह आरोप लगाया गया, एक सेकंड वेट कीजिएगा, कि एक सेकंड कहाँ गया, चुनावी तानाशाह खारिज किया। विशेष वीडेम महज 30 विशेषज्ञों के राय के आधार पर भारत को चुनावी तानाशाह करार दिया। मान लीजिए भाजपा शासित सरकार अभी चल रही है, तो भाजपा के विचारधारा को विभिन्न एजेंसियों, लॉबियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिसमोनेटाइजेशन किया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब जो लग रहा है कि हाँ, यह लोकतांत्रिक विचारधारा के संबंध नहीं है। पर देखिएगा इस वर्ग के द्वारा, इस वर्ग में आप मुस्लिम वर्ग के बहुत से ऐसे वर्ग हैं, मुस्लिम में भी ऐसे वर्ग हैं जो इनकी कार्यों को सराहा कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं होंगी, साथ ही साथ वैसे गरीब मुसलमान, हाल ही में पासिंदा मुसलमान के संदर्भ में आप देखते होंगे, या तो हिंदू के संदर्भ में भी आप देखिएगा, हिंदू में भी बहुत से ऐसे जागृति के केंद्र उत्पन्न हुए हैं जो इस विचारधारा को है ना प्रभावित किए हैं। इसके संदर्भ में देखिए, चुनावी तानाशाही करार दिया, अर्थात चुनाव में जो तानाशाही प्रवृत्ति देखते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे, बार बार आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों द्वारा लगाया जाता है कि जो वोटर जो मशीन है, उसको ना मॉडरेट किया जा रहा है। जो मशीन है, वोट देने वाली मशीन है, उसको मॉडरेट किया जा रहा है और इसके संदर्भ में तानाशाही स्वरूप अपनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें और भी तानाशाही स्वरूप के संदर्भ में बातें की जाती हैं। पर इतना मान के चलिए कि आप जो स्वाभाविक नहीं, हमेशा संदेह में रहेगा, यह कैसे विश्वास किया जा सकता है चुनाव तानाशाही स्वरूप अपनाती है, जिसमें आप देखिए जो स्वरूप वीडेम ने भारत के ब्राज़ील, हंगरी, पोलैंड, सर्बिया, तुर्की जैसे उन देशों के साथ श्रेणीबद्ध किया है जो बहुलतावादी विरोधी पार्टियों के शासन चुनावी तानाशाही में परिवर्तित है। अब देखिए इस संस्था का, वीडेम का, अब निपुणता, वैचारिक निपुणता समझिएगा, जितने भी जो भी विशेषज्ञ हो वो सोच के देखिएगा, जो भी विशेषज्ञ इसके शामिल है वीडेम के, आप उसकी वैचारिक निपुणता समझिएगा। भारत को किसके साथ तुलना कर रहा है? पोलैंड के साथ, सर्बिया के साथ, तुर्की के साथ, हंगरी के साथ, अन्य देशों के साथ, जहाँ पर एक पक्षीय एक दलीय शासन अधिक रहा है, एक राष्ट्रीय रहा है, जहाँ पर बहुत से जगह समय गृह युद्ध के शासन है, जैसे सर्बिया में, तुर्की में बहुत से ऐसे जगह है ना, आप एक तरफी शासन देखने को मिला है। उसके साथ भारत के विस्तृत जो लोकतंत्र है, विरासतीय लोकतंत्र है, उसकी तुलना करता है। और कहीं ना कहीं एक तरफा है, एक नज़रिए है ना। तो आप सोच के देखिएगा, वैसे भी हम किसकी संबता वज्जी संघ का हम विरासत के तौर पर लेके चलते हैं, जब ये लोग लोकतंत्र और समाजवाद को भी नहीं समझ रहे थे, सामान्यवाद को भी नहीं समझ रहे थे, बराबरी को नहीं समझते, उस समय वज्जी संघ में हमें समानता, समाजवाद और लोकतंत्र के पहलुओं को देखने को मिलता था। वो हमें सिखाएंगे कि बहुलता विरोधवादी कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर सोच के देखिएगा। तो इसके द्वारा भारत के जो जो सलाहकार परिषद, उनके द्वारा क्या बोला गया है, उनको खास खारिज किया है इनके बाद, उनके तथ्यों को, वीडेम के तथ्यों को, कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल जिसे जरा भी चुनावी समर्थन शामिल हो, अर्थात 1% का भी चुनावी समर्थन हासिल है,
उसमें यह बात भाजपा सहित सभी दलों पर लागू होती है कि ऐसे भारतीय संदर्भ में वी डैम का यह दावा हास्यास्पद है, विवाद से आस्पद है, यह हंसने वाली बात भी कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक या समाज विज्ञानी विज्ञानी देख सकता है राजनीतिक या समाजवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं, भारत की सामाजिक विविधता के लिए किसी प्रकार की राजनीतिक विविधता का विस्तार दिया है, जितना विस्तार भारत में अन्य देशों में नहीं मिलता, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं मिलता, जो अपनी लोकतंत्र की पुरानी विरासत को लेकर चलता है, वहाँ भी नहीं दे चुनाव आपको ब्रिटेन में भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको याद होगा कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है और सूचीबद्ध पार्टियां कितनी है। सोच के देखिए, भारत में इतनी सूचीबद्ध पार्टियां हैं जो एक अलग अलग विचारधारा को लेकर चलती है। अब यहाँ पर वीडेम बोलता है कि यहाँ पर बहुलता नहीं, यानी लोगों की विचारधारा को यहाँ पर पनपने का अवसर नहीं दिया जाता विभिन्न विचारधाराओं को। तो यहीं पर बात बोली जा रही है। देखिए, आर्थिक सलाहकार द्वारा 12 राजनीतिक दलों के सांसद चुनकर आए हैं। दूसरे आम चुनाव से देश के दूसरे आम चुनाव में ही 12 राजनीतिक दलों सांसद चुनकर, सोच के देखिए, हम लोग 52 से 57 में गए थे, 57 के दूसरे आम चुनाव हुए थे, उसी में 12 राजनीतिक दल चुन के आए और 4 दशक बाद आज 40 दलों तक पहुंच गए। सोचिए, हमारे संसद में 40 दलों का प्रतिनिधित्व है और ये बोलता है कि बहुलतावाद नहीं, अर्थात हमारे लोकतंत्र में सभी विचारधारा को स्थान नहीं दिया जाता है। ये वी डैम के द्वारा ये दी गई विचारधारा है। तो सोच के देखिए कितना वैचारिक निपुणता है। थोड़ा सा विचार कर लेते, थोड़ा संसद में भागीदारी देख लेते, कितने राजनीतिक पार्टियों का भागीदारी यहाँ पर है। और 9वें दशक में जो है, 9वें दशक अर्थात 1990 के बाद की जो स्थितियाँ उपरी, वहाँ पर जनता दल, तेलुगु देशम, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व आया। अब विचार अलग बात है कि लोगों की विचारधारा में अंतर है, पर सहभागिता सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि क्या बहुलतावाद का जो कॉन्सेप्ट वीडीएम दे रहा है, क्या वो उसके विचारधारा को समझ रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये समझने की जरूरत है ना, कि भारतीय परिप्रेक्ष्य बहुलतावाद को कैसे लेकर चलता है। अब जरूरी नहीं कि हंगरी का जो बहुलतावाद है वही भारत की होगी, ब्राज़ील का जो बहुलतावाद कॉन्सेप्ट है वो भारत में लागू होगा, सर्बिया में तुर्की का जो बहुलतावाद कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होगा। हमारा बहुलतावादी कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल के साथ साथ क्षेत्रीय दल को भी भूमिका दिया जाता है, और जिस पार्टी की बात ये कर रहा है ना, वो पार्टी भाजपा शासन जो भारत सरकार के द्वारा वाजपेयी शासन के दौरान सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार लेकर चला था, आप लोग को पता होगा। तो अब उसके संदर्भ में बातें बोल रहा है। अलग अगर कोई अन्य पार्टियों के संदर्भ में बोलता तो कुछ समझ में भी आता, पर भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ना खिलाफ है। बहुलतावादी विरोधी जो कॉन्सेप्ट आप कह रहा है ना, यहाँ पर बहुलतावाद पनपे हुए, कोई भी कांग्रेस की पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी, सभी में सभी अन्य वर्गों का समर्थन, हालांकि कम अधिक अलग मैटर है, उसमें सुधार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं, पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं जो कॉन्सेप्ट है उसके विरुद्ध यह काम कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल यहाँ नहीं काम कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इस प्रकार की एक तरफी जो विचारधारा है, वहाँ पर समझने वाली बात है कि इस प्रकार की विचारधारा क्यों आती है, क्योंकि वो धरातलीय स्तर पर है ना काम नहीं करते, एसी रूम में बैठकर कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और वो पूरा आपको पूरे देश पर लागू करना चाहते हैं, जिससे होता है कि इसी का राजनीतिक अवसर लोग और अन्य लोग भी ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में 40 से अधिक राजनीतिक दल, यहाँ पर देखिए 40 से अधिक राजनीतिक दल, आपको सहभागिता को भला कैसा अनदेखा किया जा सकता है, जो कि देश में वर्तमान में 40 से अधिक राजनीतिक दलों का सहभागी सरकार चल रहा है। तो यहाँ पर कोई लोकतंत्र, वास्तव में लोकतंत्र और विविधता का उत्सव है, जिसे कोई पश्चिमी संस्था स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सभी को है ना भारत का जो कॉन्सेप्ट है, उस मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये लोग समझता ही नहीं है। इसको लगता है कि हाँ, गोरी जो चमड़ी है वही लोकतंत्र का विरासत लेकर चल सकता है, इन लोगों को शुरू से है, और ये संकीर्ण मानसिकताओं से ये घिरा फिरा रहता है, देखते होंगे आप। हालांकि बाहरी तौर पर ये लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ सभी देश समान तौर पर, नहीं तो समस्या ऐसे थोड़ी उत्पन्न होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में कमी थोड़ी नजर आता।
अब जिस देश का वसुधैव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट है, वो उस देश को लोग है ना, वो देश जो सेल्फलेसनेस के तौर पर जाने जाते हैं, उस देश का आकलन करेगा। अब वर्तमान में देखिए, आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में इसलिए आए हैं कि आपके पास शुरुआती दौर से औद्योगिकरण हुआ है और आपके यहाँ ये अधिक अवसर पहले प्राप्त हुआ, इसलिए आप विकसित है। अब मान लीजिए वही अगर हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार नहीं आई रहती, हमारा शोषण नहीं हुआ रहता और हम जल्द ही जनमत संग्रह को लेकर आते और हम वर्तमान में अपने संसाधनों का बेहतर विकल्प तलाशते और मान लीजिए अमेरिका और अन्य जो विकसित देशों की श्रेणी में रहते, तो क्या भारत का आकलन ऐसे होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और बहुत से संस्थाओं को, मैं आप लोग को पहले ही बताया, बहुत से संस्थाओं को ये कॉन्सेप्ट चुभ रहा है कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है। सभी विश्व में लोग स्लो डाउन के दौर पर है, अब भारत 6.7 और 7.1 के दौर से वृद्धि कर रहा है। तो ये सब चीज़ें खटकती हैं। हमारे संस्थाएं कैसे बेहतर काम कर रही है, हम अंतरिक्ष में कैसे बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो हस्तांतरण है वो कैसे सही तरीके से हो रहा है। देखिए हमारे साथ ही में अलग हुआ है पाकिस्तान, हुआ है ना, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता कैसे है, पर हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। हम कभी भी देखिए आज तक सत्ता हस्तांतरण कभी किसी खून खराबे से हुआ या किसी गृह युद्ध से हुआ है? नहीं ना। हम लोग सत्ता हस्तांतरण बेहतर तरीके से एक पार्टी से दूसरे पार्टी को किया है। हाँ, हालांकि पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सभी एन केन पराक्रम तकनीक तो अपनाएगी ना, वो सभी देश में लागू है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम कॉन्सेप्ट को क्या लेकर चलते हैं और क्या आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए इसी तरह भारत के लिए विश्वसनीय विशेषता बनने का अवसर है विश्व नेता, और ये लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस आर्टिकल में जो लाइन लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हो, उसे आप लोग देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ताकि जो भी पहले बात की गई है उसको है ना आप एक की नोट्स क्रिएट कर सके और इससे अतिरिक्त कुछ बातें नहीं कही गई है। जैसे देखिए बात की गई है पहले ग्लोबल साउथ समूह की बात की गई है, आपको हाल ही में मैंने चर्चा किया है, जिसमें आपको जो देश 125 देशों से अधिक लोग यहाँ पर शिरकत किए थे ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर भारत प्रतिनिधि कर रहा था। इसकी बात मैंने पहले भी किया है। साथ ही साथ आपको इसको भी देखिएगा, जो 2023 का विज़न भारत लेकर चल रहा है, उसको भी एजेंडा 2023 को लेकर चलिएगा, उसे भी आप लोग समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए चीन के साथ व्यापार घाटे में निपटना अभी मुश्किल नहीं। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि चीन के साथ जो व्यापार घाटा हो रहा है उसको समाप्त या कम करने के लिए क्या करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना। जो PIL योजना के तहत टारगेटेड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, उसके संदर्भ में इसको लगेंगे कुछ वर्ष लगेंगे, उसी के संदर्भ में बातें की गई। देखिए यहाँ पर कम से कम जो उपाय किए जा रहे हैं उसको आने में कम से कम 3 से 4 साल और भी समय लगेंगे। देखिए केंद्र सरकार उसको 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा, ऐसी बातें की जा रही है। जो भी प्रयास PIL योजना के तहत किया गया, उससे पहले आंकड़े ये है, उसे याद रखना है। क्या रखना है कि एग्जाम में कहीं काम देगा। 2022 में चीन के साथ व्यापार घाटा लगभग 101 अरब डॉलर के आसपास हो गया, अर्थात हम लोग निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहे थे। चीन से हम सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं और हम भारत है ना चीन को सामान कम भेज रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। सस्ती वस्तुएं होती हैं, पहुँच भारतीय उपभोक्ताओं तक के पहुँच उसको पता है चीन को। आप सोच के देखिएगा, बहुत से ऐसे कार है ना, मैंने एक वीडियो आज देखा था कुछ दिन पहले, एक कंपनी कार है, जो कार की कंपनी है, उसने भारतीय लोगों के व्यवहार को समझ के काम किया। जैसे कार में हम लोग हाथ में बैग लेके चलते हैं ना, बहुत सा आदत हम लोग का बैग लेके चलना, किसी प्रकार झोला जिसे हम लोग कहते हैं, कैरी बैग जिसे हम लोग कहते हैं, लेके चलने की आदत है ना। तो उसने अपने गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स में कैरी बैग के लिए हुक दिया है। कहने का मतलब ये समझिएगा कि वो कार कंपनी वो कितना हमारे भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझती है। अगर हम कार में भी बैठे हैं, कुछ ऐसे पॉलीथीन का पार्ट लेके चलते हैं, झोला का पार्ट लेके चलते हैं, जो हम उसको कार के आगे जो सीट है उस पर रख देते हैं या पीछे हम लोग कहीं रखते हैं, उसके लिए जगह जगह पर हुक दिया है ताकि आप वहाँ टांग दीजिए। जैसा आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए तो आपके पैर जहाँ रहता है उसके साइड में आपको दे दिए गए हैं, जहाँ पर क्लच गियर प्लेट्स होते हैं उसके संदर्भ में, तो ताकि आप उसको आराम से वहाँ हुक कर सके और उसे वहाँ रख सके। तो सोच के देखिएगा, जो कम देश अगर भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझ रहा है, उसके आचरण को समझ रहा है, वो व्यापार क्यों नहीं ज़्यादा करेगा।
तो क्या डिमांड है हमारे भारतीय उपभोक्ताओं का, उसी को सप्लाई करता है चीन। तो देखिए यहाँ पर बात यहाँ समझने की ज़रूरत होगी। डाटा तो अपने क्षेत्र में अलग बात है कि डाटा, हाँ, इस तरह के डाटा जो है तो चिंता के विषय है, जल्द ही काम करना चाहिए। पर एक देखिए, याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें बढ़ते व्यापार घाटे भारत के चीन में होने वाली कम आयात बड़ी वजह बताया गया। भारत कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी मात्र 5.5% है। और ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है कि रिश्ते खराब होने से भारत निर्यात नहीं हो रहा है या आयात नहीं, वहाँ से आयात ज़्यादा करने की वजह से रीज़न ये सब पीछे हो सकता है। इसके प्रति देखिए, चीन और जापान का भी स्थिति खराब है, फिर भी चीन की हिस्सेदारी में 21.6% और दक्षिण कोरिया के साथ निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 25.5% है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विवाद है ना, आयात निर्यात को प्रभावित तो करते हैं पर प्रमुख कारक नहीं है। यह यहाँ के रिसर्च में यह समझ में आता है। और जैसे आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब भारत में ये क्यों आयात सबसे ज़्यादा वस्तु कर पा रहा है चीन, इसके लिए पीछे के देखिए, रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे हम लोग छोटे छोटे आइटम देखते होंगे, बहुत से आइटम ऐसे जो चीन चीन के जो मार्केट है वहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग के पास मोबाइल आईटी सेक्टर है, देखिए बढ़ते निर्यात का कारण आपको माना जाएगा। ऐसे बहुत से ऐसे मोबाइल हैं जो हमें बहुत ही कम दामों पर चीन की कंपनियां उपलब्ध कराती है। भले हम मेड इन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवा रहे हैं उसको, पर मेड तो चाइना ही होती है ना, टेक्नोलॉजी तो चाइना का होता है, उसका तो इंटरेस्ट उसको जा ही रहा है ना। तो यहाँ पर समझिएगा कि भारत में ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, दवाएं का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है चीन के संदर्भ में। तो ये सब मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, AIP जो दवाइयों के लिए AIP कॉन्सेप्ट होता है, आपको मैंने सब पर पहले भी चर्चा किया हो, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें है ना। इसलिए चीन हमेशा हमसे आगे रहेगा। जब तक हम इन सब चीज़ों को संदर्भ में अपना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये आंकड़े ऐसे ही देखने को मिलेगा। और देखिए, अब 118 अरब डॉलर से ज़्यादा आ रहा आयात, ये सब चीज़ें ना और भी बढ़ेगी जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप नहीं करेंगे। इसलिए PLI योजना को मैंने उस दिन भी बोला था, जो इंसेंटिव योजना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस योजना को बेहतर तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में चलिए इसका उत्तर बताइएगा कि कब PLI इंसेंटिव योजना लाया गया था, इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं, ये कितने क्षेत्रों को दिया गया था और इसकी कुल राशि कितनी आवंटित की गई थी। तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। मैंने बोला भी था आपको कल भी न्यूज़ में कि 3 सप्ताह का वहाँ पर विदेशी भंडार बचा हुआ है, वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। फिर भी चीज़ें राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में वहाँ चीज़ें अगर होती है तो कहीं न कहीं भारत को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आतंकवाद जैसे मुद्दे और भी ज्वलंत हो जाएंगे, क्योंकि भूख में लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, हमको समझने की ज़रूरत है। और जो विश्व जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर है। यह विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है। चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि बहुत धीमी है, 2% तक रह गई। तो इसे समझने की ज़रूरत है। और जो समस्या कहाँ पर है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा रहा, खाद्य पदार्थों में कमी, गरीबी जैसे मुद्दे लेकर चर्चा में रहे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.6 अरब डॉलर हो गया, निचले स्तर पहुँच गया। केवल 3 सप्ताह के आयात बिल भुगतान के लिए पर्याप्त है। अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास 3 सप्ताह का बचा हुआ, अगर 3 सप्ताह में वो अवेलेबल नहीं करा पाता है तो वहाँ पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, कैसे वो वस्तुओं का आयात करेगा। और देखिए, विश्व बैंक का एक रिपोर्ट में यह बोला गया है कि विश्व का एक ऐसा कल्पना कीजिए जहाँ पर विश्व की गेहूं उत्पादन का सबसे बेहद उपजाऊ जमीन है, पंजाब जो क्षेत्र है, सिंध पंजाब क्षेत्र जो पाकिस्तान में आता है, याद रखिएगा वो विश्व का सबसे गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में गिना जाता है। वो बेल्ट है, सिंधु नदी बेल्ट है। वो वहाँ पर जल का संसाधन भी बेहतर, वितरण भी बहुत बेहतर तरीके से किया गया नहरों के द्वारा। फिर भी वहाँ क्या है कि गेहूँ और किल्लत है और आटे नहीं उपजे, इसके लिए लड़ाई झगड़ा हाल में आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि बेहतर प्रबंधन नहीं किया जा पा रहा है पाकिस्तानी राजनीतिकों द्वारा, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा। समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई, लगातार वो एक तरफी नज़रिया रखा है, जिसके वजह से वो कहीं न कहीं नैरो माइंडेड चीज़ों को डेवलप किया है और इसके बाद समस्या उत्पन्न हुई। इसका खमियाजा आम जनता उसको झेलनी पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा ताकि चीज़ों को समझ सकें। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आज पीटी फैक्ट, जो बातें हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट उन सब चीज़ों को, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर जो शीर्ष जो फराटेदार धाविका दूती चंद प्रतिबंधित दवा लेने का दोषी पाई गई है। डोपिंग टेस्ट आप नाम सुने होंगे, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और
कहीं कहीं एथिक्स के पेपर में भी एससी के एथिक्स के पेपर 4 में भी आपको पूछा जा सकता है। आपको जवाबदेहिता के संदर्भ में, तटस्थता के संदर्भ में इन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है जो टैग करके। तो कोशिश कीजिएगा इसको दोनों तरीके से आप लोगों को कवर करना है। उसी में याद रखिएगा कि प्रतिबंधित दवा जो है अनाबालिग स्टेरॉइड सेवन की दोषी पाए जाने के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। अब विश्व डोपिंग जो रोधी एजेंसी वाडा के मेडिकल रिपोर्ट द्वितीय ए के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अब इनको अगर लगेगा कि नहीं मैं दोषी नहीं हूँ, तो ये क्या करेंगे, बी स्टेज की डोपिंग की जांच करवाएंगे। वहाँ अगर क्लियर हो जाता है तो इन पर प्रतिबंध की घोषणा की जा सकती है। तो क्या है नहीं हम लोग आगे बात करेंगे। तो धाविका के यूरिन में उनमें क्या एंड्राइन, अस्टोराइन और लिंगोड्रोन के अंश मिले। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पीटी में पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू में अगर जाइएगा आप तो अगर चर्चा रहा उस वक्त तो क्या है इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाए। कौन से डोपिंग मामले में आपको नमूने मिले हैं जिसके कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो एंडाराइन, अस्टोराइन और लिंगाडोन। इसका लिंगाडोरन या ड्रोल याद रखिएगा। ये 3 जो डोपिंग की सूचीबद्ध दवाइयाँ हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके संदर्भ में बातें की गई। देखिए ये कारण क्या है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में। और यह धाविका है तो आप इनकी मांसपेशियाँ मजबूत होगी तो और भी स्पीड चलेंगी। और इससे विवाद इनका बहुत दिनों से चलता रह रहा है, कुछ और भी विवाद इनके साथ आया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत बार ये मामला आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। तो हम आंकड़ों को देखेंगे तो समझेंगे क्या ये सब चीज़ें। तो पहले तो आप लोग को याद रखना डोपिंग के आंकड़े क्या कहते हैं। तो वाडा जो है, वाडा के तहत वर्ल्ड जो डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा क्या है कि अनुसार क्या है कि अधिक उल्लंघन रूस के एथलीटों में देखने को मिलता है। इटली 18%, भारत 17%। एथलीट ऐसे हैं जो डोपिंग के मामले में फंसे संतृप्त पाए जाते हैं, या तो जो उनके उल्लंघन देखने को मिलते हैं। डोपिंग नियमों में सबसे अधिक उल्लंघन कौन क्षेत्र के बॉडी बिल्डिंग वाले जो होते हैं वो करते हैं 22%। एथलीट जो धावक होते हैं वो आपको 18%, साइकिलिंग 14% और वेट लिफ्टिंग जो करते हैं वजन उठाते हैं उनके लिए 13% ऐसे मामले हैं जहां पर डोपिंग के मामले बार बार देखने को मिलते हैं। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण मामले को देखिएगा। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 23 पदक के विजेता जो थे, विजेता की बात हो रही है, विजेता जो थे डोपिंग के मामले में, जिसमें समेत 45 खिलाड़ियों पर डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। या तो पॉजिटिव ए स्टेज का या प्लस बी स्टेज का, जो दोनों स्टेज का होता है, अभी मैं चर्चा करूंगा उस पर। ये दोनों में पाए गए हैं और कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, इसको याद रखना है। उसके बाद बीजिंग और लंदन ओलंपिक नमूनों की जांच के दौरान अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 98 खिलाड़ी इस पर नाकाम रहे डोपिंग का टेस्ट में, अर्थात उन पर पॉजिटिव डोपिंग के मामले देखने को मिले हैं, वो संतुलित पाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना है और भी उदाहरण, महत्वपूर्ण लोग का उदाहरण जानिएगा। जैसे पाकिस्तान के तेज गेंद जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो थे आपको शेन वॉर्न, वो 2000 जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 2003 के विश्व कप के दौरान डोप टेस्ट में दोषी पाए गए थे। तो सोच के देखिए खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी भी लोग डोपिंग इस प्रकार के दवाइयाँ लेते हैं जिन पर डोपिंग चलता है। और याद रखिएगा हाल ही में बीसीसीआई को भी डोपिंग कॉन्सेप्ट में राष्ट्रीय जो नाडा है उसके तहत शामिल किया गया, उनके अधिकार क्षेत्र में लाया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो शोएब अख्तर है उन पर भी डोप टेस्ट की पुष्टि हुई थी। 2006 में डोपिंग फंसने पर शोएब अख्तर को 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। स्टेरॉइड वो ले रहे थे तो इसके लिए, ताकि ताकत बढ़े, वो फास्ट गेंद कर पाए। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग है, वो भी आपको डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसा नहीं कि केवल एथलीट जो ले रहे हैं, अर्थात एथलीट धावक जो ओलंपिक में लेते हैं या पैरा ओलंपिक में लेते हैं भाग, या तो राष्ट्रमंडल खेलों में लेते हैं, या कोई भी गेम इस प्रकार खेलते हैं, जो वो नहीं वही केवल इस मामले में नहीं है। क्रिकेट के खिलाड़ी या अन्य खेलों में भी है ना, लोग हैं इसको इसको प्रमोट करते हैं, लेते हैं, ताकि शारीरिक क्षमता बढ़ाया जा सके और कम समय में अधिक रिजल्ट प्राप्त किया जा सके, थकावट कम हो, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और ये सब मामले इसलिए किए जाते हैं, डोपिंग टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि स्वस्थ और समांतर है ना व्यवस्थाओं को कायम किया जा सके, खेल भावना को डेवलप किया जाए, इसलिए डोप टेस्ट किया जाता है। अब याद रखिएगा भारत में पहला मामला कब हुआ था, वर्ष 1968 में हुआ था, जब पंजाब के दिल्ली रेलवे स्टेडियम में वर्ष 1968 में मेक्सिको के ओलंपिक के लिए ट्रायल शुरू हो रहा था। कृपाल सिंह थे, 10,000 मीटर के रेस के लिए भागीदार किए थे। इस
इस प्रैक्टिस मैच में जहाँ इनका चयन होना था एथलीटों का मेक्सिको ओलंपिक के लिए, वहाँ पर उन्होंने कुछ एस्टेरॉइड का सेवन करके आए थे और लगातार ये दौड़े, जिसके बाद ये गिरते हैं और इनके मुंह से झाग निकलता है, जिसका चेक किया जाता है तो पता चलता है किसी एस्टेरॉइड का ये सेवन कर रहे हैं, शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। उसी के बाद भारत में भी इन सब चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला होने लगा। हालांकि 1920 में देखा जाए, 1912 से भी पहले के डॉप टेस्टिंग के मामले देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा ये नया मामला नहीं है। अब डोपिंग के लिए प्रतिबंधित श्रेणियां कौन कौन सी, इसे याद रखिएगा। तो डोपिंग में आने वाली दवाइयों की 5 अलग अलग श्रेणियां हैं। तो 5 अलग अलग श्रेणियां क्या है उसे देखना है, समझना है। जैसे एस्टेरॉइड है, किसी प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है, नारकोटिक्स होता है, कोई भी हम सेवन करते हैं अफीम या इस प्रकार का जो कम समय में अधिक वर्धन देता है, वो मोलिटेटेड होता है, या डाईयूरेटिक्स होता है, ब्लड डोपिंग होता है, ब्लड में भी हम लोग करते हैं। और कुछ मामले आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो 5 इसे याद रखिएगा। डोपिंग जांच की प्रक्रिया क्या होती है इसे भी देखना है। तो डोपिंग जांच प्रथम चरण में ए और द्वितीय चरण में बी कहते हैं, ए और बी कहते हैं, ठीक है। ए में पाए जाने खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की सूची दिया जाता है। उसके बाद यदि खिलाड़ी को लगता है कि एंटी डोपिंग पैनल अर्थात बी टेस्ट सैंपल कराने की अपील कर सकता है, जहां पर वो बी में जाता है। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो उसे रिकॉल कर दिया जाएगा, आप खेल में भाग ले सकते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव हो जाता है तो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता या कोई शेष प्रतिबंध लगाया जाता है, या जो भी उसको लगे कमेटी को कितने सालों तक लगाना है तो वो लगा सकता है। इसलिए याद रखिएगा ए प्लस बी जो टेस्ट का मामला है, ए में प्रतिबंध लगा देता है। अगर किसी खिलाड़ी ने लिया होगा तो वह इसी स्टेज पर मान लेता है कि हाँ चलिए मैं मानता, दूसरी तरह वो जो 6 महीना 1 साल के लिए उसे रेस्ट करने के लिए दे देगा, आप आराम कीजिए तब तक, है ना। फिर बाद में आप सभी मानकों को तय करके आइएगा, उसके बाद आपको आगे खेल में भाग लेने दें। अगर नहीं कोई खिलाड़ी को लगता है कि मैं नहीं लिया हूँ, जाने अनजाने में से चीज़ें हुई, तो वो बी पैनल में जाता है और चीज़ें वहाँ क्लियर करवा सकता है, ठीक है। उसके कुछ प्रतिबंधित दवाइयों का नाम याद रखिएगा, जैसे एंडोजेनिक एजेंट या एनाबॉलिक स्टेरॉइड इसका नाम है, जो आपको प्रतिबंधित सूची में शामिल है। यह क्यों लिया जाता है? खिलाड़ियों जैसे समान रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ एंडोजेनिक एजेंट्स, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो शरीर में वृद्धि बल की वृद्धि करता है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद डाइट्यूरेक्सिक्स मालिक एजेंट के रूप में भी इसे लिया जाता है, ये भी आपको प्रतिबंधित दवा है वाडा के तहत। इसके बाद पेप्साइड हार्मोन्स है, जिससे हम हार्मोन ही डायरेक्ट डाल के उसके बाद शक्तिवर्धक बढ़ा सकते हैं। बेटा ब्लॉक्स है, ये भी आपको प्रतिबंधित सूची में आता है। इस प्रकार की सूचियों आप लोग को याद रखना, ताकि है ना आपको एग्जाम में आए तो वो कवर किया जा सकता है। अब वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, इसे आप लोग जानिएगा। यही संबद्ध है विश्व के सभी डोपिंग जांच कराने के लिए। तो इसे याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ड्रग्स बढ़ते चलन को रोकने के लिए वाडा की स्थापना 10 नवंबर, याद रखिए 10 नवंबर 1999 को किया गया। स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में किया गया, तो इसे भी याद रखें, स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में किया गया। खेल डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा वाडा को मान्यता दिया गया। याद रखिएगा, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था 2005 में, वाडा को मान्यता उस वर्ष दिया गया, पर इसकी स्थापना वाडा को संस्था के रूप में स्थापना 99 में ही कर दिया गया। सोच के देखिए, 1968 में भारत में मिलता है मामला, पर 99 में इसे वाडा को मिलता। तो इसके बाद ना नाडा आएगा, भारत का जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है वो आएगा। पर इससे पहले 1912 में भी ओलंपिक में, है ना, ये सब मामले कुछ कुछ मामले देखने को मिले थे। सोच के देखिए कि कितना गहन मामला हुआ करता था। पर समान तौर पर चीज़ें हम रेगुलेट करने के लिए कब आए हैं, ताकि समानता का व्यवहार, खेल भावना लाया जा सके, वर्ष 1999 में। और 2005 में इसे मान्यता, रेगुलेट करने की मान्यता दे दी गई। और इसे अब कभी भी ओलंपिक में कोई जाएगा भाग लेगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में, इसके लिए इस संस्था से मान्यता प्राप्त करना होगा एंटी डोपिंग का। फिर उसके बाद याद रखिएगा, वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों के एंटी डोपिंग नियमों के विकसित करना और सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना, अर्थात एंटी डोपिंग के मामलों को, नियमों को लागू करना, रेगुलेट करना, उसे कोऑर्डिनेट करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह बहुत जरूरी है खेल भावना के लिए। उसके बाद यह विश्व के डोपिंग रोधी संहिता वाडा कोड भी जारी करता है, याद रखिएगा वाडा कोड भी जारी करता है। उसके बाद इसके लिए उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, डोपिंग की घटनाओं की जांच करना आदि वगैरह वगैरह जो भी मामले हैं वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि सभी संबद्ध कार्याएं किए जाते हैं। अब है कि इसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय
रोधी जो है उसे भी आप लोग को याद रखना है। नेशनल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जिसे बोला जाता है, विश्व के लिए वाडा, देश के लिए नाडा, याद रखना है इसे। उसके लिए क्या है कि वर्तमान में डोपिंग जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है उसके रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई, याद रखिएगा 2009 में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत किया गया। आप बताइएगा सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत कौन कौन सी संस्थाएं सूचीबद्ध है। आप लोग सर्च करके बताइएगा सूचीबद्ध कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ संस्थाओं का नाम याद रखिएगा, कम से कम 5 संस्थाओं का तो नाम याद जरूर रखिएगा। कभी अगर पूछ दिया जाए कहीं पर तो आप रिग्रेट ना हो, उसका उत्तर देने के सक्षम हो, इसलिए याद रखिएगा। एक स्वायत्त निकाय है, अर्थात यह स्वायत्त निकाय के तौर पर कार्य करता है। इसके अपने नियम कानून होंगे या लागू करने के अपने इसके एजेंसियां होंगी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जो डोपिंग एजेंसी नाडा देश के सभी रूपों में खेलों के डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार संस्था राष्ट्रीय संगठन है। याद रखिएगा, देश भारत में जो भी संबद्ध खेल एजेंसियां हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और उसके लिए डोपिंग एजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम को चालू करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके साथ ही साथ याद रखिए नाडा जो है एंटी डोपिंग नियमों को अपनाने क्रियान्वित करता है, विश्व एंटी डोपिंग कोड के अनुरूप काम करता है, अर्थात वाडा के साथ जो वाडा कोड है उसके साथ यह काम करता है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। अन्य खेल संगठनों के साथ, अन्य विरोधी डोपिंग संगठनों के साथ सहयोग करता है। और बहुत से संगठन ऐसे जो अपना वो कोड जनरेट किए उसके साथ भी यह कोऑर्डिनेट करता है, अन्य देशों के कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट करता है। उसके बाद याद रखिएगा, अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पारित किया गया 17 दिसंबर 2022 को। 17 दिसंबर 2021 को यह लोकसभा में पारित हुआ है और 22 जुलाई 2000 को इसे पारित कर दिया गया लोकसभा में, जिसे संसदीय स्थायी समितियां जो थी और कुछ हितधारकों के प्रति सुझाव और सिफारिशों का प्रस्ताव को आधिकारिक संशोधन के लिए दिए गए थे। और उसके बाद ये क्या 28 जुलाई जो 2022 है यह राज्यसभा में पेश किया गया और इसके साथ ही यह विधेयक संसद में पारित हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह संशोधित जो विधेयक है अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डोपिंग अधिनियम इसे बोलिएगा 2022, पर यह इस नाम से जाना जाता है इसलिए मैंने इसे विधेयक के तौर पर ऐड किया है, पर यह अब अधिनियम बन गया, संशोधन अधिनियम आया है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे आपको क्या है उसको याद रखना चाहिए, जैसे डोपिंग रोधी कार्य के लिए संस्थागत संचालनों का निर्माण करना, प्रमुख खेल परियोजकों की मेजबानी को सक्षम बनाना। इस विधेयक में बातें की गई थी, सभी खिलाड़ियों के अधिकार की रक्षा करना। अब मान लीजिए द्वितीय चंद्र का अधिकार क्या क्या, प्रत्येक खिलाड़ी के अपने अधिकार होने चाहिए ना। अब कोई संस्था या एजेंसी इसको केवल डोपिंग मात्र कह देने से क्या इनके खेल भावना को रोक देनी चाहिए, नहीं ना। अब इसके लिए जांच प्रक्रिया एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए। किसी भी दोष प्रत्यारोप का आकलन हम बेहतर तरीके से एक स्वच्छ पर्यावरण में कर सकते हैं, उसके लिए खिलाड़ियों के पास भी अधिकार होने चाहिए। तो ये जो आपको एक्ट है यह आपको यह अधिकार देगा। एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए दूती चंद्र मामले अब एंटी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव इनको पा लिया गया, तो मान लीजिए नाडा है या वाडा है, दोनों अपने ही तरीके से इसका निष्पादन कर रहे। अब हो सकता है मामले 2 दिन में भी क्लियर हो सकते हैं, 2 सप्ताह में हो सकते हैं, 2 माह में, 2 साल, 20 साल में भी होंगे, तब तक इनका करियर क्या होगा। इसलिए समय बस सुनिश्चित करना एक सबसे बड़ा कारक होता है कि हाँ एक निर्धारित समय हो, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह के तहत जो भी इसका एक समय निर्धारित किया जाएगा, जिसके आधार पर इसका आकलन करके इसके मामले के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद खेलों में डोपिंग के मुकाबले एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। तो खेल एजेंसियां और जो भी सहयोग संबद्ध है क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी क्या है आपको सहयोग सामंजस्य बताना जरूरी है। खेलों के स्वच्छ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हो, ये भी कायम किया जाएगा इस विधेयक के तहत। डोपिंग रोधी फैसले के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगा। और मैं आपको क्या बोला, एक स्वतंत्र व्यवस्था कायम होनी चाहिए, एक स्वतंत्र वातावरण क्रिएट होना चाहिए ताकि व्यक्ति और संस्था दोनों के बीच है ना विवाद नहीं बढ़े। मेन कारण यही है ना, विवाद नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी खेल भावना देखिए, ऐसा नहीं कि कोई हाँ कुछ लोग हैं जो जानबूझ कर इस प्रकार के स्टेरॉइड को लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे खान पान में शामिल है। अब ये खान पान वाला शामिल, नॉर्मल हम खाना खाने जा रहे हैं, कहीं भी खाना खा रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति संतृप्तता के कारण मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना, ए खिलाड़ी बी खिलाड़ी के उन्नति से
बी खिलाड़ी बार बार स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत रहा है, एक खिलाड़ी को द्वेष आ गया तो क्या करेगा, बी खिलाड़ी के खाने या किसी उसके सेवन वाले वस्तु में इस प्रकार के स्टेरॉइड या हार्मोन डाल देगा और उसे, अब मान लीजिए जांच में पॉजिटिव ही आएगा ना, अब इस व्यक्ति को पता ही नहीं है, वो स्पष्ट करेगा, स्पष्टीकरण, इसलिए बेंच रहेगा, बेंच जब जांच करेगी, सारा जांच करेगी तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति की संतृप्तता तो है ही नहीं लेने में, ये तो अनजाने में खाली, और इसके बाद ये स्थितियाँ उत्पन्न, इस प्रकार के भी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार के स्थितियों में खिलाड़ी के पास क्या अधिकार होंगे, इसकी भी तो जांच करने के लिए और समझने की कोई क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, इसलिए यह स्वतंत्र व्यवस्था को कायम किया जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे इस विधेयक के द्वारा, यह भी बात की गई है कि नहीं, अगर इस प्रकार के मामले उभर के आते तो उसकी पूरी जर्नी को है ना एक तरफे नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, उसके लिए भी और कुछ विकल्प तलाशने की जरूरत है। तो ये भी आपको जरूरत है। डोपिंग रोधी जो संबंधित शैक्षणिक अनुसंधान है, विज्ञान विनिर्माण अवसर पैदा करना, और भी वहाँ पर डोपिंग रोधी से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को और संबद्ध या बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भारत में खेलों के अतिरिक्त जो पोषक तत्वों के निर्माण के लिए मानक स्थापित करना है। बहुत से ऐसे पोषक तत्व है ना, उनको ही नहीं पता है जो कंपनियां को, कि डोपिंग के में जो मामले आ रहे हैं लगातार, नए नए स्टेरॉइड और इस प्रकार के हार्मोन को सूचीबद्ध किया जा रहा है, उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, उसको कैसे हम समाप्त करें, अब कंपनियों को भी नहीं पता। अब ये जाने अनजाने में मान लीजिए आज ये कोई स्टेरॉइड है, हार्मोन है, जो 5 श्रेणियां मैंने बताया, उस श्रेणी में ये प्रोडक्ट जो बना रहा है, एक प्रोडक्ट का नाम हम अल्फा दे देते हैं, इस अल्फा को बना रहा है कंपनी, तो अब अल्फा में जो भी मोलिक्यूल्स शामिल किए गए हैं, पोषक तत्व शामिल किए गए हैं, तो वो अभी सूचीबद्ध नहीं है वाडा के तहत, वाडा अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसके सूचीबद्ध नहीं है। पर 2 महीने के बाद इसके जो प्रोडक्ट के जो मोलिक्यूल्स है वो अगर वाडा में सूचीबद्ध हो, तो क्या इस कंपनी को ये पता था कि ये सूचीबद्ध हो सकता है? तो नहीं। इसके लिए भी हमें एजेंसियों के साथ जो पोषक तत्व निर्माण करते हैं या सप्लीमेंट तैयार करते हैं, उसके लिए भी क्या करना, वाडा के साथ उनको कोऑर्डिनेशन स्थापित करवाना, नाडा के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित कराना है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ समझने की जरूरत है, हम एक तरफी निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग न्यूट्रल व्यू से सोचने और समझने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जाता है, ताकि आप है ना एक तरफा निर्णय नहीं ले सके। एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा, कल कुछ रिकॉर्ड बना है, उसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। जैसे दोहरा शतक लगाया गया है कल, क्या युवा जो खिलाड़ी बल्लेबाज है शुभमन गिल के द्वारा 23 वर्ष 132 दिन में यह दोहरा शतक लगाया, सबसे कम उम्र में। उसके पहले ईशान किशन ही पिछले माह लगाए 24 साल 145 दिनों में। उससे पहले रोहित शर्मा ने लगाया। 3 खिलाड़ी भारत के हैं जो सबसे कम उम्र में आपको दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है, और तीनों भारत से हैं। तो याद रखिएगा, ये सब कमेंट सेक्शन में आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। और ये दोहरा शतक लगाने जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ कहाँ किसके खिलाफ लगाए ये भी याद रखिएगा, और कितना रन लगाए ये भी याद रखिएगा, ताकि देखिए प्रश्न आपसे पीटी में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। सचिन तेंदुलकर भी आपको लगाए, सबसे पहला शतक लगाए थे, यही लगाए थे दोहरा शतक। उसके बाद रोहित शर्मा कितनी बार लगा चुके हैं, 3 बार लगा चुके हैं। देखिए शुभम गिल कितने बार लगा चुके हैं, शुभम गिल आपको अभी 208 लगा है। सबसे ज़्यादा रोहित जो दोहरा शतक में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया है, तो आपको रोहित शर्मा 264 रन सबसे ज़्यादा रन बनाए। उसके वीरेंद्र सहवाग है, ईशान किशन है 210 है, रोहित शर्मा 209 है, रोहित शर्मा फिर 208 है, उसके शुभम गिल 208 है, सचिन तेंदुलकर 200 है। ये सब आंकड़े याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। बाकी चीज़ें आपको और भी मिलेंगे, शेष हम लोग प्रयास करेंगे कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और जो भी क्लासेस चल रही है उस पर शामिल होइए, टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट में शामिल होइए, ताकि आप लोग का इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। टेस्ट का रिव्यू जरूर दीजिएगा जो भी लोग टेस्ट देते हैं, ताकि और भी चीज़ें समझाई जा सके और समझी जा सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।